नमस्कार, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच पे। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो सचिवालय सहायक जिसका एग्ज़ाम अब काफ़ी करीब है, तो उसका ये प्रैक्टिस सेट फर्स्ट मैं लेकर आ रहा हूँ। इसके अलावा और भी कई सारे प्रैक्टिस सेट मैं लेकर आऊँगा एग्ज़ाम के पहले तक। लगभग 15 से 20 प्रैक्टिस सेट मैं लाने वाला हूँ, जिससे काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा। तो इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को, ताकि वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, जिससे आप ये प्रैक्टिस सेट लगा लें, जिससे आपको पता चले कि आपकी तैयारी अभी कैसी चल रही है। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। पृथक करना मतलब अलग करना। तो ये 10 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है? अंडमान को निकोबार द्वीप से, अंडमान को म्यांमार से, भारत को श्रीलंका से, या लक्षद्वीप को मालदीव से। तो आइए इसको मैप के थ्रू देख लेते हैं। तो ये है इंडिया का मैप, ये देख सकते हैं आप। इस साइड जो है ये है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, और इस साइड है अरबियन सी मतलब अरब सागर। यहाँ पे आप देख रहे होंगे अंडमान आइलैंड्स, अंडमान में भी 2-3 आइलैंड है, और नीचे है निकोबार द्वीप। तो यहाँ पे है, ये मेन अंडमान है, यहाँ पे छोटा अंडमान है, और यहाँ पे है निकोबार द्वीप। तो इन दोनों को जो अलग कर रहा है वो है 10 डिग्री चैनल। तो छोटे अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग कर रहा है 10 डिग्री चैनल। तो यहाँ पे ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, अंडमान को निकोबार द्वीप से। और भी एक दो देख लेते हैं, जैसे ये है अंडमान, और इस साइड है ये म्यांमार का ये सरहद है, बाउंड्री है। इन दोनों के बीच में जो है ये है कोको चैनल, कोको चैनल। फिर यहाँ पे आप देखें ये है इंडिया और ये है श्रीलंका। इन दोनों को जो अलग कर रहा है ये है पाक स्ट्रीट चैनल, पाक स्ट्रीट चैनल। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है लक्षद्वीप आइलैंड है हम लोगों का, और यहाँ पे मालदीव्स है। तो इन दोनों को जो अलग कर रहा है वो है 8 डिग्री चैनल। यहाँ पे देखिए लिखा है 8 डिग्री चैनल। तो इस टाइप के 3-4 हैं जो आप याद रखिएगा, एग्जाम्स में अक्सर ये आते हैं। आइए अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न के बारे में। भारत में कृषि को वित्त देने वाली शीर्ष संस्था कौन सी है? तो कृषि को वित्त देने के लिए जो सबसे मेन संस्था है वो कौन सी है? तो पहले थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन फिर 12 जुलाई 1982 को निर्माण हो गया नाबार्ड का, नाबार्ड, NABARD। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका स्थापना हो गया 12 जुलाई 1982 को। तब से नाबार्ड ही ये संभालती है कृषि के क्षेत्र में जो भी वित्त देना होता है, ये काम है नाबार्ड का। आइए अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न के बारे में। निम्नलिखित देशों में से कौन अफ्रीका महाद्वीप में नहीं है? तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में कौन सा, इसमें से कौन सा ऐसा देश है जो उसमें नहीं है? गैबन, गिनी, गिनी बिसाऊ या गुयाना। तो यहाँ देखिए मैप में ये है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। यहाँ आप देख रहे होंगे गैबन, यहाँ देख रहे हैं गिनी, ये हो गया गिनी बिसाऊ। तो मतलब गैबन भी है, गिनी भी है, गिनी बिसाऊ भी है। लेकिन गुयाना जो है, ये देश जो है, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में नहीं है, ये है साउथ अमेरिका में। यहाँ देखिए ये है गुयाना देश, ये है साउथ अमेरिका में। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ये देश नहीं है। आइए चौथा प्रश्न। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस में निर्वाचन आयोग मतलब इलेक्शन कमीशन का प्रावधान किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 320, आर्टिकल 322, आर्टिकल 324 या आर्टिकल 326। तो ये जो निर्वाचन आयोग मतलब इलेक्शन कमीशन का जो प्रावधान है वो है अनुच्छेद 324 में। अगर बात कीजिएगा अनुच्छेद 320 के बारे में, तो इसमें है लोक सेवा आयोगों के जो कृत्य हैं वो आर्टिकल 320 में है। 322 में अगर देखेंगे तो उसमें है लोक सेवा आयोगों के जो व्यय है वो है आर्टिकल 322 में। अगर आर्टिकल 326 के बारे में बात कीजिएगा तो लोकसभा और राज्यों की जो विधानसभाएं होती है उसका जो निर्वाचकों का जो वयस्क मताधिकार के आधार पर होना है वो इस आर्टिकल में उसका वर्णन है कि दोनों जो चुनाव होंगे वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। अब आइए बात करते हैं अपने पांचवें प्रश्न के बारे में। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था? मतलब जो कराची अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्ष कौन थे?
जवाहरलाल नेहरू, JM सेनगुप्ता, SC बोस मतलब सुभाष चंद्र बोस, या वल्लभ भाई पटेल। तो ये जो कराची अधिवेशन हुआ था इसमें जो अध्यक्ष थे वो थे वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे, और ये हुआ था 1931 में कराची अधिवेशन। अब बात करते हैं छठे प्रश्न के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? तो प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट थे बदरुद्दीन तैयब जी, और ये बने थे 1887 में। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना हुआ था, और 1887 में पहली बार कोई मुस्लिम प्रेसिडेंट बने थे। अगर आपसे पूछा जाए कि पहले फॉरेनर प्रेसिडेंट कौन थे, विदेशी प्रेसिडेंट कौन थे, तो वो थे जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल ये पहले फॉर्मर प्रेसिडेंट थे। अगर पूछा जाए कि प्रथम महिला प्रेसिडेंट कौन थी, तो वो थी एनी बेसेंट। अगर पूछा जाए प्रथम भारतीय महिला प्रेसिडेंट कौन थी, तो वो थी सरोजनी नायडू। आइए अब बात करते हैं अपने सातवें प्रश्न के बारे में। वंदे मातरम किस आंदोलन का शीर्ष गीत बना? तो वंदे मातरम जो था वो स्वदेशी आंदोलन जो कि 1905 में हुआ था। 1905 में क्यों हुआ था? क्योंकि इसी समय बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। ईस्ट और वेस्ट बंगाल में बंगाल का विभाजन कर दिया गया था, तो उसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, और कई नारे उस समय गूंजे थे। जैसे कि एक तो था वंदे मातरम, वंदे मातरम, फिर दूसरा और भी नारे थे जैसे कि बंगाल एक है, बंगाल एक है, मतलब अपने आप को ये लोग कह रहे थे कि हमें अलग मत करो, बंगाल एक है, या तो फिर विभाजन नहीं चाहिए। इस तरीके के नारे उस समय गूंजे थे, विभाजन नहीं चाहिए। आठवां प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अभी कौन है? तो अभी के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो है जगदीप धनखड़ जी। ये बने हैं 2022 में। इसके पहले थे वेंकैया नायडू जी। तो भारत के जो भी उपराष्ट्रपति होते हैं वो एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। एक्स ऑफिसियो का मतलब होता है पदेन, मतलब इन्हें अपॉइंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो भी उपराष्ट्रपति होंगे वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा के चेयरमैन भी होंगे। अब बात करते हैं 9वें प्रश्न के बारे में। भारतीय संविधान की अभिभावकत्व निहित है, मतलब गार्जियन कौन है भारतीय संविधान का? किनको ये जिम्मेदारी है कि भारतीय संविधान को संभाल कर रखना है? राष्ट्रपति में, लोकसभा में, सर्वोच्च न्यायालय में, या मंत्रिमंडल में? तो जो भारतीय संविधान के गार्जियन है वो है सर्वोच्च न्यायालय, मतलब सुप्रीम कोर्ट। 10वां, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो भगवान महावीर का जो प्रथम शिष्य था वो था जमाली। अब भगवान महावीर जी के बारे में कुछ जान लीजिए। जैसे कि इनका जो जन्म था वो 599 ईसा पूर्व में हुआ था, और जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली के निकट एक गांव है कुंडग्राम, कुंडग्राम, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और वो जैन परंपरा के अनुसार जो तीर्थंकर होते थे उसमें ये 24वें तीर्थंकर थे। महावीर जैन जो थे, भगवान महावीर ये 24वें तीर्थंकर थे। 11वां, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर भी कहते हैं, बनवाई थी? तो किसने बनवाया था जंतर मंतर? तो ये बनवाए थे जयसिंह द्वितीय ने। और जंतर मंतर और भी कई सारे हैं, जैसे कि दिल्ली में है, दिल्ली के अलावा जयपुर में तो है ही, जयपुर, और भी है जैसे कि बनारस में भी है जंतर मंतर, सब इन्होंने ही बनवाया था। बनारस के अलावा और जैसे उज्जैन में है, फिर यूपी में मथुरा में भी है, तो ये सारे इन्होंने ही बनाए थे, जयसिंह द्वितीय ने ही बनवाए थे। 12वां, गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का एक अप्रतिम उदाहरण है, ये कहाँ स्थित है गोविंद महल? तो ये स्थित है MP के ग्वालियर में। 13वां प्रश्न, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड वेलेस्ली ने, या लॉर्ड विलियम बेंटिक ने? तो 1857 में लॉर्ड वेलेस्ली ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। ये लॉर्ड वेलेस्ली वही था जो लेकर आया था सब्सिडियरी अलायंस, मतलब सहायक संधि, और एक और थे लॉर्ड डलहौजी जो लेकर आए थे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, मतलब क्षय का सिद्धांत। तो ये दोनों याद रखिएगा, ये पूछा जाता है पेपर में। 14वां प्रश्न, यह किसने कहा है
मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है। एक्चुअली जब संविधान की आलोचना होती है तो ये कहा जाता है कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, इसी को लगभग सेम टू सेम उतार दिया गया है संविधान में। तो ये बोले थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो भीमराव अम्बेडकर जी बोले थे कि मुझे इस आरोप में कोई माफ़ी नहीं मांगनी है कि जो हमारा संविधान है उसका एक बड़ा हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। ये इसलिए आरोप लगाया जाता है क्योंकि यही थे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी। 15वां, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये जो ब्रह्म समाज है ये एकेश्वरवाद सिद्धांत पर आधारित है कि ईश्वर एक ही है। तो ये एकेश्वरवाद सिद्धांत पर आधारित है। 16वां प्रश्न, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? तो ये लगाए थे बाल गंगाधर तिलक जी। तो बेसिकली ये कहते थे कांग्रेस के नेताओं से कि आप लोग अंग्रेजों से अनुनय करते हो, विनय करते हो, विरोध करते हो, बेसिकली भीख मांगते हो, छोटे मोटे विरोध करते हो, तो उससे आज़ादी मिलने वाली नहीं है, हमें उनसे लड़ना ही पड़ेगा आज़ादी के लिए। तो ऑब्वियसली ये गरम दल के नेता थे। इनके अलावा और गरम दल में लीडर्स जो थे तो उनका शॉर्ट में आप नाम याद रखिए, लाल, बाल, पाल। लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल। तो ये सब गरम दल के लीडर थे। तो यही लोग मतलब जो कांग्रेस के बाकी नेता थे उन पे आरोप लगाते थे। जो नरम दल के नेता थे, जो लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते थे, उन पे ये लोग आरोप लगाते थे। 17वां प्रश्न, निम्नलिखित सत्याग्रह में से किसका नेतृत्व गांधी जी ने नहीं किया था? भारत छोड़ो आंदोलन, इसका नेतृत्व किए थे जो कि 1942 में हुआ था। दूसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये भी इसमें भी गांधी जी नेतृत्व किए थे। खेड़ा सत्याग्रह में भी किए थे। बारदोली सत्याग्रह जो है इसमें गांधी जी नेतृत्व नहीं किए थे, इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी इसका नेतृत्व किए थे। वल्लभ भाई पटेल जी इसका नेतृत्व किए थे और इसी में इनका नेतृत्व इतना अच्छा था बारदोली सत्याग्रह में, तो इसीलिए वहाँ की महिलाओं ने इनका जो नाम था उसमें सरदार जोड़ दिया। इसी आंदोलन के बाद इनके नाम के साथ सरदार जुड़ गया, तब ये सरदार वल्लभ भाई पटेल कहलाने लगे। 18वां, स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? तो स्वदेश वाहिनी के जो संपादक थे वो थे के रामकृष्ण पिल्लई जी। 19वां, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है? आपको यहाँ पे नहीं जो सही है वो बताना है। तो क्रिप्स मिशन कब आया था? ये आया था मार्च 1942 में आया था क्रिप्स मिशन। तो इसके अनुसार कौन सा सही नहीं है? युद्ध समाप्त होने पर डोमिनियन दर्जा, जी बिल्कुल ये सही है। कौन सा सही नहीं है आपको ये बताना है। तो ये तो सही है, संविधान सदन द्वारा निर्मित संविधान मान्य होगा, ये भी बिल्कुल सही है। नई कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदुओं एवं मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व रहेगा, ये गलत है। क्रिप्स मिशन में ऐसा नहीं था। कोई भी सूबा भारतीय संघ से बाहर रह सकता था, ये भी बिल्कुल सही है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, क्योंकि ये सही नहीं है। 20वां, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। तो किनके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा, और ये आर्टिकल 108 के थ्रू होता है जब ज्वाइंट सिटिंग होता है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों एक साथ बैठती है, उसे ही कहते हैं ज्वाइंट सिटिंग, मतलब संयुक्त बैठक, और ये आर्टिकल 108 के तहत होता है। 21वां, 2011 की जनगणना के अनुसार 3 प्रमुख राज्य जनसंख्या के आधार पर हैं, तो वो कौन से हैं 3 प्रमुख राज्य? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, या उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट था वो था उत्तर प्रदेश, उसके बाद था महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पे था बिहार। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 22वां प्रश्न, मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषक क्या कहलाते हैं? तो जो मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषक हैं वो ह्यूमेलिन कहलाते हैं। 23वां प्रश्न, भारत में 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या की सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर्ज की गई थी। इसमें से जो ऑप्शन है, इसमें से सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि किसमें दर्ज की गई थी परसेंटेज के अनुसार? तो यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें सबसे ज़्यादा बिहार में दर्ज की गई थी, क्योंकि बिहार में जो इंक्रीज़ का परसेंटेज था वो था 25.10%। इसके बाद जो था इस ऑप्शंस में, उसमें है उत्तर प्रदेश, जहाँ ये था 20.10%।
20.10 आप कह सकते हैं, और यहाँ पे 25.10% यहाँ का ये था। तो सबसे ज़्यादा था बिहार में, यहाँ दिए गए ऑप्शंस में से। 24वां, भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र कौन सा है? तो सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र है धारवाड़ तंत्र। यहाँ पे आपको लोहा, आयरन या तो सोना कह लीजिए, गोल्ड, तांबा या मैग्नीज, यहाँ पे आपको सभी एकदम प्रचुर मात्रा में यहाँ पे मिलते हैं। 25वां, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। राष्ट्रपति किसी भी मतलब प्रॉब्लम से नहीं है अब राष्ट्रपति, चाहे उनकी मृत्यु हो गई है या उन्होंने अपने पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया गया है, तो उन्हें कितने दिनों में राष्ट्रपति का जो रिक्त पद है भर लिया जाना चाहिए? तो ये है 6 महीने। 6 महीने में राष्ट्रपति का रिक्त पद भर लेना चाहिए, इससे ज़्यादा ये खाली नहीं रह सकता है। 26वां, निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं? मतलब यहाँ पे जो राज्यों का जोड़ा दिया गया है, तो किसमें है, जहाँ कौन सा ऐसा 2 राज्य है जिसमें लोकसभा में दोनों की सीटें सामान्य है? तो वो है आंध्र प्रदेश और राजस्थान। इन दोनों के पास लोकसभा में 25-25 सीटें हैं। इसके अलावा अगर आप देखिए तो पंजाब तथा असम में, तो पंजाब में है 13 सीट और असम में है 14 सीट। यहाँ पे देखिए गुजरात और राजस्थान, तो गुजरात के पास है 26 सीट और राजस्थान के पास है 25 सीट। मध्य प्रदेश और तमिलनाडु, तो मध्य प्रदेश के पास है 29 सीट और तमिलनाडु के पास है 39 सीट। सबसे ज़्यादा सीट है यूपी के पास, 80 सीट है सबसे ज़्यादा। 27वां, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती है। तो जहां पर भी राष्ट्रपति पद्धति है, जैसे कि अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, वहां पे राष्ट्रपति पद्धति है, तो उसमें जो समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती है वो होती है राष्ट्रपति में। इंडिया में राष्ट्रपति पद्धति नहीं है। 28वां, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र की सिफारिश किसने की थी? तो ये की थी बलवंत राय मेहता कमेटी ने, जो कि जिनकी सिफारिश आई थी 1 अप्रैल 1958 में। तो त्रिस्तरीय कौन कौन सी होती है? जैसे कि सबसे नीचे क्या हो गई, ग्राम पंचायत, उसके ऊपर कौन सी होती है, तहसील पंचायत, और उसके ऊपर जिला पंचायत मतलब डिस्ट्रिक्ट पंचायत। ये त्रिस्तरीय यही पंचायती राज तंत्र होता है। 29वां, वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? वाटर पोलो जो गेम है उसमें खिलाड़ियों की संख्या होती है 7। अगर आपसे पूछे सिर्फ पोलो में, तो पोलो में होती है 4। बाकी क्रिकेट हो गया या फुटबॉल हो गया या हॉकी हो गया, तो इन तीनों में होती है 11। लेकिन अगर वही रग्बी फुटबॉल की बात करें, रग्बी फुटबॉल अलग होता है, तो उसमें खिलाड़ियों की संख्या हो जाती है 15। 30वां, केंद्रीय बजट में राजस्व व्यय की सबसे बड़ी मद क्या होती है? तो राजस्व व्यय की जो सबसे बड़ी मद होती है वो होती है ब्याज की अदायगी, इसमें बहुत पैसा जाता है। 31वां, भारत के वाणिज्यिक बैंकों की ग्राहक सेवा सुधार हेतु बनी कमेटी को, मतलब कौन सी कमेटी है जो ग्राहक सेवा के सुधार के लिए बनी थी? तो इस कमेटी का नाम था गोईपुरिया कमेटी। 32वां, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला था बख्तियार खिलजी, और ये इसने किया था 1198 ईस्वी में। तो ये डेट याद रखिएगा, ईस्वी जो है याद रखिएगा। 33वां, मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किसने किया था? तो मगध साम्राज्य में सबसे पहले कलिंग का विलय किया था महापद्म नंद ने, जिसने नंद वंश की स्थापना भी इन्होंने ही किया था, महापद्म नंद ने। 34वां, बिहार में दक्षिणी गंगा के मैदान की औसत ढाल किस ओर है? तो बिहार को गंगा नदी जो है एकदम बीचों बीच से काटती है बिहार को, तो इस साइड दक्षिणी साइड जो है, साउथ साइड, इसका जो औसत ढाल है वो है नॉर्थ के साइड, मतलब दक्षिण से उत्तर। 34 का हो जाएगा ए, दक्षिण से उत्तर। 35वां, मरुआ, जिसको मड़ुआ भी बोलते हैं बिहार में, और इसको रागी भी कहते हैं, तो इसके उत्पादन में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो इसके उत्पादन में बिहार का प्रथम स्थान है। 36वां, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश बाल्टिक सागर के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो यहाँ मैप में देख लीजिए, यहाँ पे ऑप्शन कौन कौन सा है, डेनमार्क, जर्मनी, बेलारूस या नॉर्वे। तो यहाँ पे मैप में देखिए बेलारूस, यहाँ पे ये है लैंडलॉक्ड कंट्री है, तो ये बाल्टिक सी यहाँ पे है, बाल्टिक सी इससे सीमा साझा नहीं करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो हो जाएगा बेलारूस।
आगे बात करते हैं 37वें प्रश्न के बारे में। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी आयरन एंड स्टील निर्माणशाला सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है? तो ये चारों ही स्टील कंपनी है, भिलाई या दुर्गापुर में जो है, या बोकारो या जमशेदपुर। तो इसमें से कौन सा जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है? तो ये है जमशेदपुर। ये जो है ये सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत ये नहीं है, ये एक निजी क्षेत्र का एक स्टील संयंत्र है। 38वां, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है, जो पानी में घुल जाता है? तो ये है 38वां का हो जाएगा सी। विटामिन सी जो है वो पानी में घुलनशील होता है। 39, दूध में निम्न में से किसकी कुछ बूंदें डालने से वे संरक्षित होता है? तो ये है फॉर्मल्डिहाइड विलयन, जिसको HCHO भी कहते हैं। इसके डालने से क्या हो जाता है? संरक्षित हो जाता है। 40वां, किसी गैस के लिए बॉयल नियम सत्य है? तो ये है समतापी परिवर्तन में सत्य है। 41वां, हीरा किसका उदाहरण है? तो हीरा जो है वो एक सहसंयोजक ठोस का उदाहरण है हीरा। 42वां, लमखागा दर्रा ट्रैक ये किस राज्य में है? तो ये जो लमखागा दर्रा ट्रैक है ये उत्तराखंड राज्य में है। 43वां, राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली, जिसको इंग्लिश में NGDRS कहते हैं, अगर इसका फुल फॉर्म आप देखिएगा तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम। तो आपको ये बताना है जो NGDRS पोर्टल है ये निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। 44वां, रिश्वत जोखिम मैट्रिक्स मतलब ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स, तो ये किस संस्थान के द्वारा मतलब जारी किया जाता है? तो ये ग्लोबली जारी किया जाता है, दुनिया भर में जारी किया जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स। तो ये जारी किया जाता है ट्रेस के द्वारा। तो ट्रेस का फुल फॉर्म होता है ट्रेड रिपोर्टिंग एंड कॉम्प्लायंस इंजन। इसके द्वारा ये जारी किया जाता है ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स। 45वां, अणुओं के बीच की दूरी को बढ़ाने पर जो अंतराण्विक बल होता है उसमें क्या परिवर्तन होता है? तो ये एक्चुअली तेजी से घटता है अगर अणुओं के बीच की दूरी बढ़ती है तो। 46, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? तो मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। 47वां, गैसों के विसरण का सिद्धांत मतलब लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस ये किन्होंने दिया था? तो ये दिए थे ग्राहम ने। ये जो लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस है, गैसों के विसरण का सिद्धांत, ये ग्राहम ने दिए थे। 48वां, ठोस का आकार निश्चित होता है क्योंकि इसका वजह क्या है ठोस के आकार का निश्चित होने का? तो इसका वजह है उनके अणुओं के दोलन केंद्र अधिकांशतः निश्चित होते हैं। तो ठोस में जो अणु हैं वो अपनी मध्य स्थिति के इधर उधर ही गति करते हैं, इसीलिए उनके दोलन केंद्र लगभग निश्चित होते हैं। तो यही वजह है ठोस का जो आकार निश्चित होता है उसका वजह यही है। 49वां, किसी ठोस का पिघलना किस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो किसी ठोस का पिघलना एक्चुअली एक समदाबी परिवर्तन का उदाहरण होता है। 50वां, एक चुंबक, अब यहाँ पे खाली स्थान है वो भरना है, से बने हुए को आकर्षित करता है। तो चुंबक किस चीज़ से बने हुए चीज़ों को आकर्षित करता है? तो ये एक्चुअली लौह और इस्पात से जो चीज़ें बनी होती है उसको ये आकर्षित करता है चुंबक। 51, जब ऊष्मा विकिरण किसी द्रव्य माध्यम से गुजरता है तो माध्यम का ताप क्या होता है? तो ये एक्चुअली माध्यम का ताप बढ़ता है क्योंकि माध्यम विकिरण का अवशोषण कर लेता है। 52, एक मजदूर सिर पर 10 किलोग्राम का एक पत्थर रखकर धरातल पर चल रहा है, ये ध्यान दीजिएगा, धरातल पर चल रहा है। गुरुत्व बल के विरुद्ध उसके द्वारा किए गए कार्य का मान क्या होगा? चूंकि ये धरातल पर चल रहा है इसीलिए जो गुरुत्व बल के विरुद्ध इसके द्वारा किए गए कार्य का मान क्या होगा? वो 0 हो जाएगा। 53, कांच है तो कांच क्या है? अति शीतल द्रव्य, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस या द्रव क्रिस्टल? तो ये जो कांच है ये एक अक्रिस्टलीय ठोस है, इसमें कोई निश्चित आकृति नहीं होती है, न तो क्रिस्टलों की तरह ये स्पष्ट गलनांक का होता है और न ये गर्म करने पर ढीला होता है, इसीलिए एक अक्रिस्टलीय ठोस है। 54, आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या है?
तो आहार में लवण का मुख्य उपयोग है भोजन को स्वादिष्ट बनाना, भोजन को स्वाद देना, या तो फिर मानव की जीभ पर क्या होता है कि भोजन का स्वाद कैसे पता चलता है, मानव की जीभ पर क्या होता है, कुछ टेस्ट बर्ड्स होते हैं, मतलब स्वाद कलियां होती है जिसके कारण भोजन हमें स्वादिष्ट लगता है। 55 एंजाइम होते हैं। तो एंजाइम क्या होते हैं, तो एंजाइम एक तरह के प्रोटीन होते हैं। अब जैसे कि एंजाइम में देखते हैं जो कि मुख्यतः तो ये प्रोटीन होते हैं, और एंजाइम की जो खोज है वो सर्वप्रथम किया था जर्मन वैज्ञानिक कुहने ने। एंजाइम जो कि एक प्रोटीन होते हैं, इसका खोज किए थे जर्मन वैज्ञानिक कुहने ने। 46 लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है, तो जो लाल चना है उससे डाइस्टेस नाम का एंजाइम मिलता है जो कि एक तरह का प्रोटीन होता है, और इसको लाल चने को अरहर या तो फिर तूर दाल भी आप कहते हैं, अरहर या तूर, लाल चने को। विकासशील देशों में ये ज़्यादा उगाया जाता है, ये सबसे मेन मतलब दलहनी फसल है ये विकासशील देशों में, जैसे इंडिया भी एक विकासशील देश है तो यहाँ पे ये सब ज़्यादा उगाया जाता है। 57 पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह, तो इसमें क्या होता है पशु प्रोटीन में जिसके कारण इसको प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है, तो इसका जो सबसे मेन वजह है इसमें क्या है, इसमें अनिवार्य अमीनो एसिड से ये भरपूर होता है। 58 एक रासायनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता सदैव होती है, तो एक रासायनिक यौगिक में कितनी होती है कार्बन की संयोजकता, तो ये होती है 4। 59 अधिकतम अणुओं की संख्या किसमें है, यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिया गया है 34 ग्राम जल में, 28 ग्राम CO2 में, या तो फिर 46 ग्राम CH3PH में, या 54 ग्राम N2O5 में, तो किसमें अणुओं की संख्या सर्वाधिक होती है, तो ये होती है 34 ग्राम जल में सर्वाधिक होती है जो कि लगभग 11.37 इंटू 10⁻23 मोल होता है, इतना होता है इसमें 34 ग्राम जल में। 60वां क्रांतिक ताप वह ताप है, क्या है, जिसके ऊपर मात्र दाब लगाकर गैस द्रवित नहीं की जा सकती, यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो क्रांतिक ताप यही ताप है जिसके ऊपर मात्र दाब लगाकर आप गैस द्रवित नहीं कर सकते। 61 वाल्मीकि बांध संरक्षण क्षेत्र बिहार राज्य के किस जिले में स्थित है, तो ये एक्चुअली बिहार राज्य की ये दूसरी बाघ परियोजना है। ये जो वाल्मीकि बांध संरक्षण क्षेत्र है ये बिहार राज्य की दूसरी बाघ परियोजना है, और ये लगभग 840 स्क्वायर किलोमीटर या वर्ग किलोमीटर आप कहिए इसमें ये फैला हुआ है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, यहाँ पे है ये। 62 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है। उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम की स्थापना किया, ये तो बिल्कुल सही है। उन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्मों के विस्तार पर रोक लगाई, इन्होंने काफ़ी हद तक रोक लगा दी थी, बिल्कुल सही बात है। उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया, ये ऑप्शन गलत है, ये उनके बारे में ये सही नहीं है। उन्होंने वेदांत का प्रसार किया, ये भी बिल्कुल सही है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि गलत है, शंकराचार्य के बारे में ये ऑप्शन सही नहीं है। 63वां ज्वालामुखी माउंट गमकोनोरा हल्माहेड़ा द्वीप का उच्चतम शिखर है ये, तो ये जो जुलाई 2007 में फूटा था, तो ये किस देश में स्थित है, ये माउंट गमकोनोरा जो है गमकोनोरा ये एक्चुअली इंडोनेशिया में स्थित है। 64 निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे मरुस्थल और देश के नाम दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा गलत सुमेलित है। सोनोरन संयुक्त राज्य अमेरिका, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। टकलामाकन ये चीन में है, ये भी बिल्कुल सही है। काराकुम तुर्कमेनिस्तान, ये भी बिल्कुल सही है। गिब्सन ये ब्राज़ील में नहीं है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है। 65वां प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, तो निष्क से कौन जाने जाते थे, निष्क या सुवर्ण, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है स्वर्ण आभूषण, जिसको निष्क या सुवर्ण भी कहा जाता था। अगर वहाँ पे देखें उस समय चांदी को कहा जाता था, चांदी को कहा जाता था धारण या धरण, और तांबे को क्या कहा जाता था प्राचीन भारत में, तो तांबे को कहा जाता था माशक। 66वां पारिस्थितिकी निकट जिसे आला भी कहते हैं, इसकी संकल्पना को प्रतिपादित किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था ईपी ओडम के द्वारा। पारिस्थितिकी निकट का जो प्रतिपादित किया गया था इस संकल्पना को, वो किया गया था ईपी ओडम के द्वारा। 67वां जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य पृथ्वी और चंद्र के बीच का कोण कितना बन जाता है, जब अर्धचंद्र होता है तो तीनों के बीच का कोण कितना बन जाता है, तो ये बन जाता है 90 डिग्री के कोण पे आ जाते हैं तीनों, तब
तभी अर्धचंद्र होता है। 68वां, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकीय तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है? तो ये है शीतोष्ण पतझड़ वन में, जिसमें क्या होता है, पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम होता है शीतोष्ण पतझड़ वन में। 69वां, सरबरस क्या है? तो सरबरस बेसिकली ये एक बैंकिंग ट्रोजन है, मतलब बैंकिंग सिस्टम पे हमला होता है, जिसमें क्या होता है कि मतलब सिस्टम का एक्सेस ले लिया जाता है, मतलब कोई थर्ड पार्टी कहीं से बैठकर इसे हैक कर लेती है और वहाँ का सारा इन्फॉर्मेशन ये निकाल लेती है। तो यही है सरबरस, ये एक बैंकिंग ट्रोजन है, बैंकिंग सिस्टम पे हमला है। 70, उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान को सही ढंग से भरेगा और दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। तो ये श्रृंखला ऐसे है कि एल एल मतलब 2 बार है, फिर एम 1 बार, फिर एन एन 2 बार, तो यहाँ पे एन आ जाएगा, फिर ओ 1 बार, फिर पी पी 2 बार, क्यू 1 बार, फिर आर, तो यहाँ पे आर हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पे एन था, यहाँ पे आर है ना, फिर आर आर, फिर एस 1 बार, फिर टी 2 बार, फिर टी के बाद क्या हो जाता है यू। तो एन आर यू देखिए कहाँ पे है, तो ये सिर्फ एक ही में है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 71, किसी कूट भाषा में अनाउंस को लिखते हैं BMONVMDD के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में सरप्राइज को कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे क्या है, ए के बाद बी है, लेकिन फिर यहाँ पे एन के बाद एक पीछे चला जाता है, फिर अगले में आगे है एन के बाद ओ है, लेकिन यहाँ पे फिर ओ के पीछे एन आ जाता है, मतलब एक आगे एक पीछे है। तो उसी तरीके से अगर आपको सरप्राइज लिखना होगा तो एस के बाद क्या आ जाएगा टी, लेकिन यू के पहले क्या आ जाता है, यू के पहले भी आ जाता है टी, फिर आर के बाद क्या आ जाता है एस, तो टी टी एस किस में है, तो सिर्फ इसमें है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। 72वां क्वेश्चन, दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? शब्द में प्रत्येक अक्षर जितनी बार प्रयोग हुआ है उतनी ही बार नए शब्द में प्रयोग होगा। फ्रेटर्नल यहाँ पे एक वर्ड दिया गया, इससे कौन कौन से शब्द बनाए जा सकते हैं, जो यहाँ पे 4 दिए गए हैं, और प्रत्येक अक्षर उतनी ही बार यूज़ होगा जितनी बार इसमें है। जैसे कि नरेट, तो ये बन सकता है, इसमें से एन भी है, ए भी है, डबल आर भी है, फिर उसके बाद ए एक और है तो हो सकता है, फिर टी भी है, ई भी है, तो ये हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आप ऑप्शन देखिए फादर, ये इससे नहीं बन सकता है, क्योंकि फादर में एच है और इसमें एच है ही नहीं फ्रेटर्नल में, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। 73वां, उस शब्द युग्म को चुने जो अन्य 3 युग्म से अलग है। लंबा ऊंचा, क्रूर दयालु, कठिन मुलायम, हल्का और भारी। तो यहाँ पे आप देखिए हल्का और भारी, ये मतलब विपरीत है हल्का का भारी, तो ये सही है। क्रूर और दयालु ये भी देखिए एक जैसा है, कठिन और मुलायम ये भी एक जैसा है, लेकिन लंबा और ऊंचा ये क्या है, समानार्थी है, बाकी सब क्या है उल्टा है, लेकिन ये समान अर्थ है, लंबा और ऊंचा, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ये अन्य तीनों से अलग है। 74, एक निश्चित कूट भाषा में केमिस्ट को लिखा जाता है BIDNHTS, तो उसी कूट भाषा में कंसल्ट को कैसे लिखा जाएगा? तो इसमें कैसा लिखा गया है, सी को एक पीछे लेकर बी लिखा गया, लेकिन एच को आगे लेकर गया, फिर ई के पहले डी आता है, एम के बाद एन आता है, तो एक पहले एक बाद में। उसी तरीके से सी के पहले आ जाएगा बी, ओ के बाद आ जाएगा पी, तो बी और पी कहाँ पे है, सिर्फ डी में है, तो 74 का हो जाएगा ऑप्शन डी। किसी कूट भाषा में मैग्नीफायर को लिखा जाता है FIERIMAGN, तो उसी कूट भाषा में ट्रांजिएंट को कैसे लिखा जाएगा? तो इसमें कैसे लिखा गया है, पहले लास्ट के 4 ले लिया गया, FIER, यहाँ पे देखिए FIER, फिर आई को जस का तस रख दिया गया, फिर MAGN को लिखा गया। तो उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग ले लेंगे IENT, फिर IENT, फिर आई को जस के तस हम लोग लिख देंगे, फिर TRAN। तो यहाँ पे देखिए ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है, तो ऑप्शन बी है, IENT, फिर एस को जस का तस लिखा गया, फिर TRAN, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। 76वां, किसी कूट भाषा में हेड को लिखा जाता है 1356, हायर को 1423, राइड को 2463, तो उसी कूट भाषा में डेयर को कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए डी की जगह यहाँ पे 6 को इस्तेमाल किया गया, 6 हो गया, फिर ए, तो ए की जगह यहाँ पे इस्तेमाल किया गया 5, 6, 5, ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वह ऑप्शन ए, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। 77वां प्रश्न, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो यहाँ पे क्या है, 10 को लिखा गया 105, तो 18 को क्या लिखोगे, आपको यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह आपको बताना है। तो 10 को 105 लिखा गया है, 10 का स्क्वायर और प्लस
10 को आधा कर दिया गया है। तो उसी तरीके से आप 18 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 324, फिर 18 का आधा कर देंगे तो आ जाएगा 9, तो टोटल हो जाएगा 333। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 77 का हो जाएगा सी। 78, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो 6 को 180 तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाइड बाई 30 कर दिया गया है, तो 5 को आप मल्टीप्लाइड बाई 30 कीजिएगा तो आ जाएगा 150। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। 79, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से, यह भी वैसा ही है। तो यहाँ पे क्या है, 23 को 69 मतलब इंटू 3 कर दिया गया, तो 27 इंटू 3 हो जाएगा 81। तो इतना इजी आता है इसमें रीजनिंग का क्वेश्चन। 80, तो इसमें क्या करना है, नीचे दिए गए व्यंजक का नाम क्या होगा यदि चिन्ह को क्या कर दिया जाए, डिवाइड का चिन्ह कर दिया जाए माइनस में, मतलब कि 120 माइनस डिवाइड का चिन्ह यहाँ पे कर दिया जाए माइनस में, तो 120 डिवाइड बाई, और फिर 5 को 4 से भी एक्सचेंज करना है, तो 120 डिवाइड बाई 5 और उसके बाद फिर क्या -4, डिजिट को भी उल्टा करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 24 - 4 हो जाएगा 20। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पे अगला क्वेश्चन में आते हैं। नीचे दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। एक हाउसिंग सोसाइटी में 200 परिवार हैं। इन परिवारों में से 70 के पास एक कार है लेकिन कोई बाइक नहीं है। ये सब लाइन ध्यान रखिएगा, 70 के पास सिर्फ एक कार है लेकिन कोई बाइक नहीं है। 50 परिवारों के पास एक बाइक और एक कार दोनों है, और 65 परिवारों के पास केवल एक बाइक है। शेष परिवारों के पास ना तो कार है ना तो बाइक है। तो इसी के हिसाब से आपको आगे के 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हाउसिंग सोसाइटी में कुल कितनी बाइक है, तो यहाँ पे देखिए इनके पास तो सिर्फ कार है। इन 50 परिवार के पास एक बाइक और एक कार है, तो मतलब 50 प्लस 65 के पास केवल एक बाइक है, तो 50 प्लस 65 कितने हो गए 115। तो 115 परिवार ऐसे हैं जिनके पास बाइक हैं। 82वां क्वेश्चन, उन परिवारों के बीच का अनुपात क्या है जिनके पास केवल एक वाहन है और जिनके पास कोई वाहन नहीं है, तो इनका अनुपात क्या होगा। तो केवल एक वाहन, 70 परिवारों के पास सिर्फ कार है, तो मतलब 70 तो यहीं पे हो गए। लेकिन ये जो 50 परिवार है इनके पास बाइक भी और कार भी है, तो ये तो इस गिनती में आएंगे नहीं। तो उसके बाद क्या है 65, तो मतलब यहाँ पे जोड़ लीजिए 65। तो टोटल हो गए 135 परिवारों के पास केवल एक वाहन है, और रेशियो किन से निकालना है, जिनके पास कोई वाहन नहीं है। तो पहले इनको जोड़ लीजिए, 70 प्लस 50 120 और प्लस 65, मतलब 185 परिवारों के पास एक वाहन तो है ही, बाकी बचे 15 परिवारों के पास एक भी वाहन नहीं है। तो ये हो जाएगा 135 डिवाइड और का रेशियो हो जाएगा 15, तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा 9:1। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा 9:1, ये हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला, सोसाइटी में कितनी कारें अधिक है, तो कारें कितनी है और बाइक्स कितने, पहले आप ये निकाल लीजिए। 70 कार तो यहाँ पे हो गया 70 कार, और ये 50 कार यहाँ पे हो गया क्योंकि एक बाइक और एक कार है, तो 70 प्लस 50 120 कार है। अब आपको निकालना है कि बाइक कितने हैं, तो इन 50 परिवारों के पास बाइक है, एक बाइक और एक कार है, और इन 65 परिवारों के पास बाइक है, तो टोटल बाइक कितने हो गए 50 और 60, तो ये हो गए 115। टोटल 50 और 65 115 हो गए। तो 120 कार है और 115 बाइक है, तो कितनी कार अधिक हो गए 5 कार अधिक हो गए, तो ये ऑप्शन हो जाएगा डी। 84, कितने परिवारों के पास कम से कम एक वाहन है, तो यहाँ पे देखिए 70 लोगों के पास सिर्फ कार है, 70 परिवारों के पास, तो कम से कम एक वाहन है तो 70। फिर 50 परिवारों के पास एक बाइक और एक कार है, 2 हैं लेकिन कम से कम एक तो है ही, तो ये भी काउंट में आ जाएंगे। 70 प्लस 50 प्लस 65, तो टोटल हो जाएगा 185 परिवारों के पास कम से कम एक वाहन तो है ही, एक से ज़्यादा भी है। अगला, दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। शब्द में प्रत्येक अक्षर जितनी बार प्रयोग हुआ है उतनी ही बार आगे प्रयोग होगा। फॉर्मिडेबल यहाँ पे ऑप्शन दिया है, इससे कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है आपको ये बताना है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन ये फिएबल, क्योंकि इसमें डबल ई है, लेकिन फॉर्मिडेबल में डबल ई नहीं है, सिर्फ एक ही है, तो ये फिएबल नहीं बन सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। 86, समान युग्म को खोजिए। लेखक किताब, तो इसी तरीके का समान युग्म कौन सा है आपको ये बताना है। तो ये हो जाएगा बढ़ई और फर्नीचर। जिस तरीके से लेखक किताब से संबंधित है उसी तरीके से बढ़ई फर्नीचर से संबंधित है। 87, किसी निश्चित कोड भाषा में कैच को लिखा जाता है 31835, मैच को लिखा जाता है इतना, मिनट को लिखा जाता है इतना, तो आपको बताना है टीच को कितना लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए
टी के जगह कौन सा यूज़ हुआ है, 8, तो यहाँ भी टी के जगह हम लोग कर देंगे यूज़ 8। फिर ई के जगह क्या यूज़ हुआ है, यहाँ पे देखिए मिनट में ई है तो ई के जगह 7 यूज़ हुआ है, तो 8 7। आगे ए की जगह क्या यूज़ हुआ है, तो ए की जगह यहाँ देखिए 1 यूज़ हुआ है, तो 8 7 1। तो ये ऑप्शन सिर्फ ऑप्शन डी में है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। 88, लड़कों की एक पंक्ति में सचिन बाएं से 11वें स्थान पर है और राज दाएं से 7वें स्थान पर। तो एक पंक्ति में क्या है, अगर ऐसे आप बना लीजिए 5 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ पे क्या है, लड़कों की एक पंक्ति में सचिन यहाँ पे है और राज जो है वो दाएं से 7वें स्थान पर है, यहाँ पे है राज, है ना। तो अब क्या है, इसको अपने स्थान का आदान प्रदान करते हैं, तो सचिन बाईं ओर से 16वें स्थान पर हो जाता है, तो मतलब सचिन यहाँ पे आ जाएगा। बाईं अगर स्थान चेंज कर लेंगे तो मतलब 16 के बाद फिर कितने हैं, 17 18 19 20 21 22, तो पंक्ति में टोटल कितने लड़के हैं, 22। क्योंकि जैसे ही आप दोनों के प्लेस को एक्सचेंज कीजिएगा तो मतलब इसके बाद सिर्फ 6 लोग हैं, तो टोटल हो जाएंगे 22 है, पंक्ति में खड़े हैं। 90वां क्वेश्चन, दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है कि कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। शब्द में प्रत्येक अक्षर जितनी बार प्रयोग हुआ है उतनी ही बार नए शब्द में प्रयोग होगा। तो जो मेन शब्द है वो है इंस्ट्रूमेंटलिस्ट। इससे कौन सा, इसमें से दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द इस शब्द से बनाया जा सकता है। इंस्ट्रक्ट, तो इंस्ट्रक्ट नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसमें सी है और इसमें इंस्ट्रूमेंटलिस्ट में सी है ही नहीं, तो ये तो नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा बनाया जा सकता है। तलिस्मान, ये भी नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि इसमें क्या है, डबल ए है और यहाँ पे डबल ए नहीं है, सिर्फ एक ही बार ए है, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर आगे क्या है, METRE, इसमें भी देखिए ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे डबल ई है, यहाँ पे डबल ई नहीं है, यहाँ पे एक ही ई है, तो ये तीनों ही ऑप्शन गलत है। सिर्फ इंटरेस्ट ऐसा है जो कि इससे बनाया जा सकता है। 90वां, एक लड़की का परिचय देते हुए विपिन ने कहा कि वह मेरे पिता की बहन, मतलब मेरी बुआ की माँ, मतलब मेरी नानी है ना, सॉरी मेरी दादी हो जाएगा, पिता की माँ मतलब दादी के इकलौते बेटे की बेटी है, मतलब अपने पापा की ही बेटी, मतलब अपनी बहन के बारे में बात कर रहा है। तो विपिन उससे कैसे रिलेटेड हो गया, भाई है उसका। तो ये था 90 क्वेश्चन। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्यार दीजिए। ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिस सेट में अभी लाने वाला हूँ एग्ज़ाम तक, तो आप चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को आप लोग ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच।